और अभी इसके बाद भी हमारी एक मीटिंग और होने वाली है और उसके बाद रात को हम लोग रिव्यू मीटिंग भी करेंगे और फिर कल के कार्यक्रम भी है। निरंतर यही प्रयास, यही कोशिश है जनता को कर्जे की दलदल से बाहर निकाला जाए। समस्या ये है जो मैंने अभी प्रेस ब्रीफ में भी कहा, कानून तो है, अगर कानून नहीं होता कर्जा मुक्ति कर्जा माफी का तो बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत नहीं मिल सकती। अगर राहत मिल रही है तो कानून तो है, ये बात तो सच है। अब अगर कानून है तो कानून का केवल इंप्लीमेंटेशन सिलेक्टेड लोगों के लिए जो हो रहा है, चुनिंदा लोगों के लिए जो हो रहा है, वो सबके लिए होना शुरू हो जाए तो मैं समझता हूं परिवर्तन आ जाएगा, बदलाव आ जाएगा। लेकिन जैसा राजीव जी ने भी कहा, संजय जी ने भी कहा और आप सबने देखा भी, आज सरकार के अंदर डर नजर आ रहा है। जो मैंने मीडिया में भी कहा कि जंतर मंतर खाली पड़ा हुआ है, लेकिन हमारे लोगों को परेशान करना, दिक्कत करना। और अभी तो एक पुलिस वाला जब हम लोग आ रहे थे तो कहता साहब आज पता है आपके 10,000 लोग आए। मैंने कहा साइन तो हमारे 3,500-4 हजार करें, अभी तो आपके लोग गिनके गए 7,000 करें। 7,000 है तो 13,000 साइन किसने करवाए? वो वाले दे दो, बिना बाती कुछ भी बोलना। और जैसा राजीव जी ने कहा तैयारी पूरी थी, हमें उठाया जाए, आपको उठाया जाए, लेकिन और शायद आपसे भी पुलिस वालों ने जो सिविल ड्रेस में थे, इंटेलिजेंस के लोग से बात करी, कहां से आए हो, एक ही बात पूछी जा रही है, कितना पैसा दिया है इन्होंने तुम्हें? अच्छा, जब सामने वाला बोलता है मैं महाराष्ट्र से आया, गुजरात से आया, मध्य प्रदेश से आया, बिहार से आया, झारखंड से आया, छत्तीसगढ़ से आया, मैं पंजाब से आया, मैं कर्नाटका से आया, अपना किराया लगा के आया, डाइजेस्ट ही नहीं होता। कल भी क्राइम ब्रांच वालों ने बुलाया था, अब खातिर करते रहते हैं बेचारे, हम भी जाते रहते हैं, क्या करें। आज भी जाना था शायद, लेकिन आज तो हमने मना कर दिया कि आज कार्यक्रम में तो कल जाएंगे फिर से। लगातार इंक्वायरी चल रही है, लगातार कंप्लेंट हो रही है, कभी पीएमओ कंप्लेंट करता है, कभी वित्त मंत्रालय कंप्लेंट करता है, कभी आरबीआई कंप्लेंट करता है, और कंप्लेंट में केवल एक ही सवाल पूछा जा रहा है बार बार। सारी बातें सही है, कर्जा माफ होना चाहिए, अच्छी बात है, आप मुहिम चला रहे अच्छी बात है, निःशुल्क चला रहे ये भी अच्छी बात है, पैसा कहां से आ रहा है? पैसा कौन दे रहा है? और जब ये बताया जाता है, सच्चाई जो सच है वो सच बोला जाता है कि हम किसी से ना पैसा ले रहे ना किसी को दे रहे, जो कर रहे हैं अपनी जेब से खर्चा करके कर रहे हैं, ये सच स्वीकार करने को कोई तैयार ही नहीं। ना कोई अधिकारी तैयार है, ना कोई सरकार का कर्मचारी तैयार है, ना कोई राजनेता तैयार है, ना मंत्री तैयार है, ना सरकार में बैठे लोग तैयार हैं, कोई भी, ना विपक्ष के लोग तैयार हैं, कोई ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि यहां पर बिना पैसे के लोग आ रहे हैं। आज भी कई लोगों से जो लोग आए साइन करके गए, बाद में, क्योंकि मैं तो जंतर मंतर पर ही था, सुबह से ही था, कभी इधर घूमना कभी उधर घूमना, मैं गायब नहीं हुआ था, कार्यक्रम किया तुरंत आ गया, वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर उसके बाद चला गया देखने क्या चल रहा है। जो लोग साइन करके जा रहे हैं, जो बस स्टैंड पर खड़े हैं, जो आगे चले गए हैं, उनसे बाद में पूछा जा रहा है अच्छा एक साइन के कितने पैसे मिले? मतलब साइन करने के जैसे पैसे मिल रहे हो। उनको भड़काने की कोशिश की जा रही है कि जैसे किसी और को पैसा मिला और तुम्हें नहीं मिला। तुम्हें आने के कितने पैसे दिए गए, तुम्हें जाने के कितने पैसे दिए जा रहे हैं, कार्ड कितने में दिया गया, कर्जा मुक्ति प्रमाण पत्र कितने में दिया गया, फॉर्म भरने का क्या लिया, और बार बार घूम फिर करके पैसे पर ही बात आ रही है कि पैसा आ कहां से रहा है। तो आज यहां के देख लें, ये सारे वॉलेंटियर हैं, जितने लीडर हैं, सब अपना पैसा लगा के आओ ना भाई। कोई ऐसा नहीं किसी को किराया भाड़ा दिया हो किसी ने, ये हो सकता है आपस में एक दूसरे को मदद कर दी हो, लेकिन हम, क्योंकि हमारे पास है ही हम नहीं कहा से, हम तो लड़ाई लड़ सकते हैं। हमने कहा था जो लड़ाई लड़ सकता हो वो आ जाए, क्योंकि क्रांति के लिए इन्विटेशन नहीं दिए जाते साहब। जिसका जमीर जिंदा होता है वो खुद आकर के खड़े हो जाते हैं और क्रांति का हिस्सा बन जाते हैं। कोई ये कहे कि मुझे इनवाइट करोगे तब मैं आऊंगा, ये क्रांतियों में नहीं होता। और क्रांति, जैसा अभी राजीव जी ने बताया, क्रांति अंदर से आएगी भाई। क्रांति का खून होता है वो डरने वाले लोग अलग होते हैं, अलग कैटेगरी के होते हैं। यहां डरने वाले लोग नहीं, और जो डरेगा वो यहां नहीं टिक सकता। और मैं बता रहा हूं,
अभी जो नहीं हुआ आगे वो हो सकता है, उसके लिए तैयार रहना। जैसे हमारे साथी जेल में है, अब इसे जेल ही कहा जाएगा कि ना तो उन पर कोई एफआईआर है, ना कोई कंप्लेंट है, और पूरी रात बिठा कर रखा और अभी भी बिठा रखा है। और जब यहाँ कुर्सी लग रही थी तो राहुल जी ने कहा कि मेरे भाई मेरे साथ बैठता था, अभी वो भले ही खाने में है लेकिन मैं कुर्सी लगवाऊंगा ताकि लोगों को पता रहे कि अगर वो एक हरप्रीत सिंह सैनी को या एक नीरज देव भारती को अरेस्ट कर लेंगे तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं। किस किस को अरेस्ट करोगे भाई? है हर घर से एक एक हरप्रीत निकल आएगा, फिर क्या करोगे भाई? और ये तो लड़ाई चलती रही, और ये आज की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई कब की है? ये सदियों से चली आ रही है। ये राजाओं की और जनता के बीच की लड़ाई है साहब। ये पूंजीपतियों के, धन्ना सिखों के और आम नागरिकों के बीच की लड़ाई है। ये चलती रहेगी, तब तक चलती रहेगी जब तक आम नागरिक वहां सत्ता में ना पहुंचे। और ये क्या चाहते हैं? जैसे राहुल जी ने भी कहा, ये चाहते क्या है? इनकी नफ्स पकड़ो। मैंने पकड़ ली, लगभग 1-1.5 साल से मैं वो नफ्स पकड़ चुका हूं। ये नहीं चाहते कि केवल तुम कर्जे में रहो, ये चाहते हैं तुम तो कर्जे में रहो ही रहो, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी कर्जे में रहें ताकि तुम्हें गुलाम बनाया जा सके। ये एक्चुअल में कर्जे का जो मिशन चल रहा है, जो बैंकों के द्वारा, एनबीएफसी के द्वारा जाल बिछा करके लोगों को फंसाया जा रहा है, ये केवल कर्जा देने का उनका मिशन नहीं है। ये उनका मिशन क्या है? ये गुलाम बनाने की तैयारी है, लोगों को गुलाम बनाया जाए। और कैसे गुलाम बनाया जाए? भाई आपके पास ना जमीन होगी, ना घर होगा, ना गाड़ी होगी, कोई व्यापार नहीं रहेगा, फैक्ट्री नहीं रहेगी, तो आप गुलाम ही हो जाओगे ना। तो क्या करो? अब सामने वाले के पास घर है, सामने वाले के पास जमीन है, सामने वाले के पास फैक्ट्री है, कैसे छीने? सीधा आकर बंदूक लगाकर छीनेंगे तो सामने वाला लड़ेगा। तो क्या करो? अरे भाई तेरी जमीन खाली पड़ी है, तू बैंक से लोन ले ले और इस पर बिल्डिंग बना ले, कर्जा ले ले, और तू किराए के मकान के बजाय अपने मकान में रहना शुरू कर। घर पर जितना किराया जाएगा उतनी तो किस्त चली जाएगी। ये सिर्फ कहने की बातें हैं, ये बहाने हैं तुम्हारी प्रॉपर्टी को हड़पने के। जब अंग्रेज आते थे ना, अंग्रेजों ने भारत में जब आए तो पता है उन्होंने जो भी काम किया कानून बनाकर किया, गैर कानूनी काम नहीं करा अंग्रेजों ने। और जब मैं ये बात बोलता हूं तो लोग हैरान होते, अच्छा अंग्रेजों ने कोई गैर कानूनी काम ना, जो भी किया कानून बनाकर किया। कैसे? जब अंग्रेज अधिकारी को इंडियन की जेब काटनी होती थी तो सीधा जेब नहीं काटते थे, पहले कानून बनाते थे, अंग्रेज अधिकारी द्वारा इंडियन की जेब काटा जाना संवैधानिक होगा। कानून बना दिया सदन में। अब क्या होगा? अब अगले दिन अंग्रेज अधिकारी आकर आपकी जेब काटेगा, आप रोकोगे तो वो कहेगा हम जेब कहां काट रहे हैं, हम तो कानून का पालन कर रहे हैं। आज भी तो यही कहा जा रहा है, हम तुम्हारा घर नहीं हड़प रहे, हम तुम्हारी गाड़ी नहीं छीन रहे, हम तो कानून का पालन कर रहे हैं। अच्छा मानो कानून ही गलत बनाया हो तो इस पर कोई सवाल करने को तैयार नहीं है, और जो सवाल कर रहे हैं उनकी जबान को बंद कर दिया जाए। है फेसबुक पेज को बंद कर दिया, उन्हें लगा ये व्यक्ति रुक जाएगा। मैंने क्या किया? मैंने सड़क सड़क निकलना शुरू कर दिया, गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाना शुरू कर दिया, और मैं आप सबके सामने वादा करके जा रहा हूं, कल से मैं दिल्ली की एक एक गली, एक एक मोहल्ले, एक एक सड़क जा रहा हूं। सिग्नेचर कैंपेन को गली गली तक जाना जाएगा। ये कहां तक रोकेंगे? हम देखते हैं इनकी हद कहां तक। एक एक गली, एक एक मोहल्ले पहुंचेंगे और आम लोगों को ही तैयार करेंगे। जैसे लोग जो खुद कर्जे में हो, जो परेशान हो, वो जाकर के सांसदों से, विधायकों से बात करेंगे। अब बहुत हो गई ये लड़ाई कि हम जाएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, वो नहीं सुनेंगे। अब आमने सामने की बात होगी, सांसद साहब को सामने बिठाया जाएगा और तुम सबको भी जिम्मेदारी मिलेगी। अपने अपने एरिया के सांसद के पास जाओ, और जो लोग लाइव सुन रहे हैं वो भी सांसद से जाओ और सवाल करो, क्या जनता की कर्जा मुक्ति का तुम समर्थन करते हो कि नहीं करते हो? अगर समर्थन नहीं करोगे तो हम भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे, हम तुम्हारा विरोध करेंगे, हम तुम्हारे खिलाफ उम्मीदवार भी उतारेंगे, हम तुम्हें चुनाव में हराएंगे। ये बोलना पड़ेगा हमको। ये कब तक ये बातें चलती रहेंगी? और कई सांसद तो इतना बेशर्मी पर उतर आए हैं, मैं क्या बताऊं आपको यार। गुजरात के हमारे भाई बैठे हुए हैं, राजेश्वर जी, इनके अहमदाबाद के सांसद पता है क्या कहते हैं? कहते हैं हम जनता की कर्जा माफी के लिए सांसद नहीं बने,
और अगर आपको इतनी समस्या है, आप चाहते हैं जनता का कर्जा माफ हो, तो आप खुद सांसद बनो और जनता का कर्जा माफ कर लो। तो अब ये बताओ, क्या राजेश्वर जी को उसे जवाब देने के लिए सांसद बन जाना चाहिए कि नहीं बन जाना चाहिए? अब कल को अगर वो कहे तुम चुनाव की लड़ रहे हो, तुम कहना अपनी तो कहा था। अभी क्या समस्या आ गई? और क्या करो, हर सांसद के पास जाओ, हर सांसद के पास जाकर पूछो, भाई कर्जा माफ करेगा नहीं? वो यही बोलेगा। मेरी बात मत मानना, पूछ लो, जिस भी सांसद से आप बात करोगे, नंबर मिल जाएगा, फोन करो, बोलो साहब जनता कर्जा माफ करोगे कि नहीं? हो गया, नहीं करूंगा। कहते ठीक है, अब हम बताएंगे, तुम चुनाव में आने दो। क्योंकि मैं जानता हूं, मैं पॉलिटिकल ट्रेनर हूं, मैं इनकी नब्ज जानता हूं। ये एक ही भाषा समझते हैं, वोट की भाषा समझते हैं, और इन्हें उसी भाषा में जवाब देना पड़ेगा। और मैं नहीं कहता कि आप किस पार्टी का समर्थन करो, किसका विरोध करो, आप देख लेना, वो आप सांसद लेवल पर उसका विरोध करके उसे हरा दो। बाकी कोई कहां जीतता है नहीं जीतता फर्क नहीं पड़ता, कम से कम एक संदेश चला जाए। और अपने बीच में से अगर तुमने एक भी व्यक्ति सदन में भेज दिया, एक भी, 543 तो बड़ी बात हो जाएगी। मैं कहता हूं राजीव जी, आपको भी कह रहा हूं, आप सबको कह रहा हूं, आप सब मेहनत करके अगर अपने बीच से एक भी व्यक्ति को सांसद बनाकर भेज पाए, बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, एक भी व्यक्ति अगर तुम्हारा अंदर चला गया, मैं लिखकर दे सकता हूं, उस दिन ही वो कर्जा माफ करवा सकता है। क्योंकि ऐसा प्रावधान है, भारत का संविधान एक अधिकार देता है हर सांसद को। कई लोग होंगे ना, कई पार्टी के सांसद विरोधी वाले क्या बोलेंगे, भाई साहब हम सत्ता में नहीं थे ना, हम नहीं कर सकते कर्जा मुक्ति। अच्छा, उन्हें बताना हमारे सर पॉलिटिकल ट्रेनर है, नेताओं को सिखाते हैं, उन्होंने एक संविधान की धारा बताई है। वो कानून क्या कहता है? वो कानून कहता है हर सांसद को प्राइवेट मेंबर बिल लाने का अधिकार होता है। सांसद अगर चाहे वो इंडिपेंडेंट ही क्यों ना जीता हो, चाहे वो अकेला ही क्यों ना हो, चाहे किसी पार्टी के 2 ही सांसद हो, 4 सांसद हो, वो मिलकर के प्राइवेट मेंबर बिल ला सकते हैं। अकेला व्यक्ति भी ला सकता है। ये प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है? जैसे बाकी बिल बनते हैं वैसे एक प्राइवेट मेंबर बिल बनता है। तो वो जो व्यक्ति जाएगा वो बिल बनवाएगा कि भाई मैं चाहता हूं जनता की कर्जा मुक्ति होनी चाहिए, इसके लिए पैसा कहां से आएगा? जो बताया गया कि बैंकों में, इंश्योरेंस कंपनियों में अनक्लेम अमाउंट पड़ा हुआ है, वो यूज कर लो। या फिर क्या कर लो, जब पीएम केयर के लिए पीएम केयर फंड बन सकता है, तो जनता की केयर के लिए कर्जा मुक्ति फंड बना लो, और जो जनता से ही कर्जा मांगते रहो, और वो कर्जा माफ हो जाए। जब आप उसमें बिल में कारण बताते हो बिल क्यों बनेगा, जब उसमें बताते हो कैसे बनेगा, जब ये बताते हो समाधान क्या होगा, और पूरा ड्राफ्ट करते हो, और तब वो सदन के पटल पर सांसद रखता है, तो स्पीकर को उस पर पहले राय लेनी होती है, भाई क्या चाहते हो सब लोग। तो क्या होगा, मानो तुम्हारा एक भी जीत कर चला गया, उसने सदन में रख दिया, अब सारे सांसदों की पोल खुलना आसान हो जाएगा। कौन सांसद जनता की कर्जा मुक्ति का समर्थन कर रहा है और कौन सांसद विरोध कर रहा है, ताकि जनता को सच्चाई पता चल पाए कि ये तुम्हारे अपने नहीं। एक ही चला गया, वो एक ही। और मैं बता रहा हूं, यहाँ कई बैठे हैं ऐसे जो अपने आप में इतने काबिल है कि अगर वो अकेला चला गया तो एक ही 100 के बराबर है। अगर मेरे 10 भी चले गए ना अंदर, तो जीना हराम कर देंगे 543 का जो बच्चे के हो गए भाई। 40 मैं सब नहीं चाहता था, मैं चाहता था आसानी से आसान रास्ते से काम, क्योंकि मुश्किल रास्ता मुझे मालूम है भारत की राजनीति में पैसे का, बाहुबल का, धन बल का, माफिया का बहुत यूज हो रहा है। और मुझे ये भी मालूम है कि हमारे लोग साधारण है, उनके पास वो सब चीजें नहीं है। लेकिन मुझे भरोसा है भारत की, देश की जनता पर, मुझे भरोसा है देश की उस जनता पर जिसने जब जब कोई तानाशाह आया, जब जब किसी ने अत्याचार करने की कोशिश की, जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। मुझे पूरा भरोसा है इस बार भी ऐसा होने वाला है। देश की जनता संकल्प करेगी, जनता अपने से ऐसे लोग तैयार करके सामने बनाएगी जो जनता की कर्जा मुक्ति का प्रयास करेंगे। और आज कई लोग पूछ रहे थे, यहाँ भी आप देख रहे होंगे कोई वॉलंटियर ऐसा नहीं है जो मैनेज करने का काम कर रहा है। तो मुझसे किसी ने पूछा वहां, कहते साहब इतने सारे लोग साइन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, मैनेज कौन कर रहा है इनको? मैंने इनको कोई मैनेज नहीं कर रहा है, खुद को मैनेज कर रहे हैं, किसी को कोई मैनेज नहीं कर रहा। एक हॉल था ऐसे, हॉल में बहुत सारे लोग थे ऐसे, जिससे 250-300 लोग यहाँ बैठे हैं। वहां भी हॉल में लोग थे और शोर हो रहा था, कई लोग शोर मचा रहे थे।
तो सब एक दूसरे को चुप कराने लगे, भाई चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। कोई समझदार है, उसने कहा भाई किसी को चुप मत कराओ, खुद ही चुप हो जाओ। तो क्या हुआ, पूरा हॉल शांत हो गया। तो ऐसे वहां किसी को मैनेज करने की हमें जरूरत नहीं थी। कारण ये था वो खुद को ही मैनेज कर रहे थे, और ना केवल खुद को मैनेज किया, कई साथी ऐसे हैं, सलूट करूंगा उनको, उन्होंने जनता को भी मैनेज किया, उन्होंने पुलिस वालों को भी मैनेज किया, और पुलिस वाले भी हमारे सिग्नेचर करवा रहे थे। ये हमारे लिए गर्व की बात है। मैंने देखा वो वीडियो, पुलिस वाला कह रहा साइन करवाओ। ऐसा लग रहा था कि ये पुलिस वाले लोगों के सिग्नेचर करवाने के लिए लगवाएंगे, ना कि रोकने के लिए लगवाएंगे। ये सब किसने किया? हमने नहीं किया, ये उस नियति ने किया, ये उस परम पिता परमात्मा ने किया। उसे आप खुदा कहो, भगवान कहो, वाहिगुरु को, अल्लाह को, नियति कह लो, प्रकृति कह लो। अगर तुम नहीं मानते धर्म में तो प्रकृति को तो मानोगे। कुछ भी कह लो, कोई नाम दे लो, जो फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई ये है, कोई ताकत है जिस ताकत ने आज एक कार्यक्रम करवाया, सक्सेसफुल करवाया, और उन्होंने रोकने की कोशिश की, उनके सारे काम फेल हो गए। तो एक कविता है ना, 4 लाइनों की कविता। अच्छा, बहुत खुशी की खबर मिली है, तो हम वेट कर लेंगे वहां, बुला नहीं है। हरप्रीत जी को वहां से छोड़ दिया गया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, और बहुत जल्दी हमारे क्रांतिकारी साथी हमारे बीच में होंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जोरदार तालियां उन क्रांतिकारी साथियों के लिए, बहुत बढ़िया। और दो बात और बताऊंगा, जल्दी जल्दी से, आपको थोड़ा और समय लगेगा, हरप्रीत जी आएंगे तो वेट कर लेंगे, कोई बात नहीं। 2 बातें और हैं जो तुम्हारे लिए जानना जरूरी है। इसलिए नहीं कि तुम में से कुछ लोग, जैसा भी राहुल जी ने भी कहा, कुछ लोग कर्जे में होंगे, इसलिए नहीं कि तुम कर्जे में हो इसलिए तुम्हें पता होनी चाहिए, उसमें भी काम आएगी, क्योंकि तुम कर्जे में हो तो तुम्हारी मदद हो जाएगी। लेकिन इसलिए भी पता होनी चाहिए कि तुम ना जाने कितने लोगों का जीवन बचा सकते हो, अगर तुम्हें 2 बातें और पता चले। कौन सी 2 बातें? सबसे पहली बात तो, जो आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनके बारे में मैं लगातार वीडियोस बना रहा हूं। वो वीडियोस मैं आप लोगों के लिए ही बना रहा हूं। हमारे बहुत सारे वॉलंटियर जो लोगों की मदद कर पा रहे हैं, उसकी मदद करने के पीछे का एक बड़ा कारण पता है क्या है? वो वीडियो सुनते हैं। उन्हें नहीं पता था 13/2 का नोटिस आएगा तो क्या करना है, क्योंकि उनको नोटिस आया नहीं था। उनका तो क्रेडिट कार्ड का लोन था, उसमें 13/2 आता ही नहीं है। लेकिन जब उन्हें 13/2 का नोटिस की वीडियो मिली तो उन्हें समझ में आया, अच्छा 13/2 ऐसा नोटिस होता है। 13/4 के नोटिस में क्या होता है उन्हें नहीं पता था। कई लोग क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करते, उन्हें नहीं मालूम था कि अनसिक्योर्ड लोन में रूल्स क्या होते हैं। कई लोगों को लोक अदालत का कभी नोटिस नहीं आया, उन्हें नहीं मालूम था लोक अदालत का नोटिस क्या होता है। जब वीडियो सुनी तो पता चल गया। कई लोगों को सेटलमेंट कराने जा रहे थे, सेटलमेंट के नियम नहीं मालूम थे। कई लोगों को नहीं मालूम था सिविल क्या है, सिविल कैसे ठीक होगा, कैसे खराब हो जाता है, तो परेशान रहते थे। और इस सिविल का जाल बना दिया गया। कैसा जाल? कि आपको डरा कर रखा जाता है कि अगर आपने एक बार सेटलमेंट करा दिया, आपका जीवन भर सिविल खराब। ऐसा नहीं होता, ये सब झूठ है। लेकिन ये झूठ क्यों बोला जा रहा है? ताकि आपको गुलाम बनाकर रखा जा सके। तो पहला काम क्या करना है, वो वीडियोस ज्यादा से ज्यादा सुनो। पहला YouTube चैनल बंद कर दिया मैंने, दूसरा शुरू कर दिया, ये बंद कर देंगे, तीसरा शुरू कर देंगे। हमारा यही काम है, हमें लगातार YouTube पर वीडियोस डालते रहना, फेसबुक पर डालते रहना, ताकि लोगों को अवेयरनेस मिले, जानकारी। दूसरा बड़ा काम क्या करना, अभी आप में से बहुत सारे वॉलंटियर ऐसे हैं, मुझे पता चला कई है जिन्होंने हजार फॉर्म भरवाए। इस और में कोई ऐसा जिसने 1000 फॉर्म भरवाए? भाई देखो, 1000 वाले इतने हैं तो 500 वाले तो बहुत सारे होंगे। तो अगर 1000 फॉर्म आपने भरवाए तो समझिए 1000 परिवार आप पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं और बहुत भरोसा कर रहे हैं आप पर। मैं उनसे कनेक्ट नहीं हो सकता, मैं शायद आप सबसे भी कनेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम इतना तो आप कर सकते हो कि उन 1000 लोगों से हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार कम्युनिकेशन करते रहो। और ये व्हाट्सएप एक अच्छा साधन हो सकता है उसके लिए। आप उनके सबके व्हाट्सएप ग्रुप बना लो या एक ही ग्रुप में जोड़ो। अगर ज्यादा हो रहे हैं 1000 ज्यादा, तो टेलीग्राम पर चले जाओ, कम से कम उन्हें कनेक्ट करके रहो। आज भी बहुत सारे लोग जो दिल्ली के यहाँ नहीं पहुंच पाए, एक तो हमने रात में ही इन्फॉर्मेशन देनी शुरू कर दी थी, व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज देने शुरू कर दिए थे, फेसबुक के माध्यम से सुबह मैंने मैसेज दिया, हरप्रीत जी ने ग्रुपों में डालना शुरू कर दिया था, और वो प्रशासन का दबाव भी था। उसके बावजूद भी इतने लोगों का आ जाना ये बड़ी बात है। अगर सोचिए जंतर मंतर पर आज वो सब लोग होते, 2500, 3000, क्योंकि 3500, 4000 तो सिग्नेचर आ गए हैं और अभी कई काउंट होने बाकी हैं, तो मान लीजिए वो सारे लोग होते तो जंतर मंतर पर पैर रखने की जगह नहीं होती, आज इतनी भीड़ थी। और अभी हम जब यहाँ आ भी गए तब भी वहां पर लोग आ रहे थे।
आपको हैरानी होगी जान करके कि वहां पर हमने कुछ लोगों को छोड़ना पड़ा जो बाद में आए हैं, और कई साथी ऐसे हैं जिनको अभी भी फोन और मैसेज आ रहे हैं कि हम लोग साइन करने आए थे, लेट हो गए। लेकिन कोई बात नहीं, उनका इलाज किया गया है कि अब हम लोग दिल्ली के तो कम से कम सभी लोकसभा पे काम शुरू कर दें और हर राज्य की राजधानी में आकर कार्यक्रम किया जाए। आप लोगों का कर्तव्य बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि आप मेरा वो संदेश सब तक पहुंचाएं कि भाई सर मैं आपके लिए दिल्ली में रहते हो अगर तो दिल्ली की सातों लोकसभा पर और हर एरिया में सर प्लानिंग कर रहे हैं कि आप सिग्नेचर करने जा सकें, और अलग अलग राज्यों की जल्दी ही डेट दे दी जाएगी, राज्यों की राजधानी में या बड़े शहरों में बड़े बड़े कार्यक्रम करके वहां सिग्नेचर कैंपेन करवाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में पीआई लगा दी गई है, वहां से 15 दिन के अंदर अंदर उसकी सुनवाई की डेट भी आ जाएगी। जब सुनवाई होगी तो लाइव टेलीकास्ट होता है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर, उसका लिंक भी आप लोगों से शेयर कर देंगे और आप पब्लिक से भी शेयर कर देना ताकि आपको पता रहे कि इस दिन हमारी पीआई की सुनवाई होने जा रही है। हम यही कर सकते हैं साहब, ये हमारे पास अंतिम उपाय है। अब कई लोगों ने कहा कि भाई हमने जंतर मंतर पर कार्यक्रम कर लिया 24 मई का, तब कुछ नहीं हो पाया, हमारी लड़ाई को सरकार सुनने को तैयार नहीं है। हमने फिर रामला मैदान में इकट्ठे हो गए, तब सरकार पर दबाव पड़ा लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। उसके बाद हमने श्रद्धांजलि सभा कर दी, आज हमने सिग्नेचर कैंपेन कर दिया, अब भी ना हो, सुप्रीम कोर्ट में पीआई लगा दी फिर भी ना हो तो क्या करें? तो अब हम सरकारों पर निर्भर नहीं रहने वाले हैं, हम सबसे बड़ी अदालत पर जाएंगे और सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है। जनता के बीच जाया जाए, जनता से मांग की जाए कि या तो आप हमारे लोगों का समर्थन करें या आप आगे आ जाए और हम आपका समर्थन करेंगे। आप जाकर चुनाव लड़ें, सांसद बने, विधायक बने, अपने राज्य को कर्जा मुक्त करें, अपने देश को कर्जा मुक्त करें। क्योंकि कानून नहीं बन सकता, कानून बनाने का अधिकार सांसद और विधायकों के पास है, वो लोग कानून बना सकते हैं, उनके पास ये अधिकार है। मैं सिर्फ यहीं तक कर सकता था, ये लड़ाई यहां तक ले आया। अब आप लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ाना, मैं आपके साथ हूं, हर तरह से साथ हूं। प्रशासन नहीं सपोर्ट कर रहा, मुझे भी मालूम है, हमें भी दिक्कत आ रही है। अचानक यहाँ हॉल लेना पड़ा, जैसे कार्यक्रम आप सुन रहे ना, उन्होंने बोला कि आज कार्यक्रम में आपका डिस्टर्ब, मैंने कोई बात नहीं, बैठने की जगह है ना, मतलब हम बैठ जाएंगे, हमारे लिए सुकून हो जाएगा कि हमारे साथी जो अलग अलग राज्यों से आए कम से कम वो एक बार मुझसे मिल लें, मुलाकात कर लें। वहां भी मैं जब गया जंतर मंतर कुछ देर के लिए तो कई साथी में सर इतनी दूर से आए दिल्ली से, अगर एक फोटो आपके साथ नहीं तो घर वाले कहेंगे तू गया नहीं दिल्ली भाई, झूठ बोला। अब ये भी समस्या है। तो तब से मैं यही सोच रहा था कि क्या करूंगा, ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी। प्रेस क्लब में भी कोशिश करी कि वहां बैठ करके फोटो ले लें, लेकिन वहां ऐसी व्यवस्था बन नहीं पा रही थी। तो तुरंत इनसे रिक्वेस्ट की गई और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का भी मैं आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस पर हमें कार्यक्रम करने की अनुमति दे दी, क्योंकि यहाँ बैंक से मेरा पहले ऑफिस हुआ करता था। और देखो इससे भी सीखो, क्योंकि यहाँ मैं 2020 में लास्ट ऑफिस मेरा रहा, 4 साल बाद मैं पहुंचा है। अगर मैं संबंध खराब करके गया होता, मैंने काम ठीक नहीं किया होता, क्योंकि 6 साल यहां मैं रहा, तो शायद आज हम निगाह मिलाने के लिए नहीं रहते। तो इसलिए जहां भी रहो ऐसी पहचान बनाओ, भले आप अलग हो जाए, कि अगर कहते ना कि भाई हमारे रिश्ते में कितनी ही तलखी आ जाए, कितना ही रिश्ता खराब हो जाए, लेकिन कोई ये ना कहे कि भाई वो हमसे अलग है या हम उनसे अलग हो गए हैं, और अलग होकर के संबंध इतने खराब ना हो जाए। जो कहावत है कि किसी दरवाजे को इतनी जोर से बंद मत करो कि कभी खुद भी खोलना चाहो तो खोल ही ना पाओ, ऐसे संबंध खराब नहीं करने चाहिए। मैं कभी ऐसे संबंध खराब नहीं करता। मेरी कोशिश ये रहती है जिसके साथ संबंध बनाया जाए वो लॉन्ग टर्म तक, लंबे समय तक चलना चाहिए। और अगर कोई छोड़ना भी चाहे तो मेरी जिंदगी की फिलॉसफी है, मैं तो छोड़ता नहीं हूं, इन्हें पता है सबको। तो मैं बता देता हूं एक शेर के माध्यम से कि सताकर, रुलाकर, आजमा कर छोड़ना, सताकर, रुलाकर, आजमा कर छोड़ना, हमें नहीं आता किसी को अपना बनाकर छोड़ना। सताकर, रुलाकर, आजमा कर छोड़ना, हमें नहीं आता किसी को अपना बनाकर छोड़ना। और कहीं कोई ये ना कह दे कि हम जुदा हो गए, जब भी छोड़ना मेरा साथ मुस्कुराकर छोड़ना। तो मैं इसी तरह से संबंध कह सकता हूं कि अपनी तरफ से संबंध खराब करेंगे नहीं, और अगर कोई छोड़ना भी चाहे तो कोई ग्रजेस नहीं, कोई नाराजगी। हाँ, कभी कभी दुख होता। कई साथी ऐसे थे जो आज यहाँ नहीं है, शायद हो सकता है हमारी गलती रही हो सकता है उनकी गलती रही हो, लेकिन मेरा हमेशा प्रयास यही रहा कि जो है वो आगे बढ़ता रहे। और आज नहीं तो कल तुम लोग यहाँ से हटोगे ही, तुम्हारी जगह कोई और आ जाएगा, तुम आगे बढ़ जाओगे, कुछ सांसद बन जाओगे, कुछ विधायक बन जाओगे।
कुछ आगे बढ़ करके सदन में काम करोगे, कुछ निचले स्तर पर काम करोगे, कुछ पार्टियों में चले जाओगे, कुछ संस्था में रह जाओगे, आगे बढ़ते रहो बस। मेरा प्रयास यही रहेगा कि तुम्हें तुम्हारी काबिलियत के हिसाब से जो तुम्हारे अंदर क्षमता है वहां तक पहुंचा सकूं। और लोग मुझे कहते हैं, कल भी मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम में था 10 तारीख को, अच्छा कार्यक्रम था, काफी व्यापारी आए थे। एक व्यापारी ने एक बड़ा बढ़िया सवाल पूछा। उसने कहा, सर आप बात करते हैं कि हमें व्यापार में ग्रोथ करनी चाहिए, बिजनेस में ग्रोथ करनी चाहिए, आर्थिक स्थिति ठीक करनी चाहिए, लेकिन अभी समस्या क्या आती है? माहौल ही नहीं है ऐसा, परिस्थितियां नहीं है। तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि हम परिस्थितियों के हिसाब से, जो आज की परिस्थितियां चल रही हैं, उसमें ग्रोथ के लिए कोई फॉर्मूला मिल जाए, कोई नियम मिल जाए? तो मैंने उन्हें भी बताया और तुम्हें भी बताऊं, परिस्थितियां हमेशा ऐसी ही होती हैं। कुछ लोग उन परिस्थितियों में रिकॉर्ड तोड़ देते हैं और कुछ लोग खुद को तोड़ देते हैं। अंतर किस बात का है? अंतर देखने के नजरिए का है। तुम ये देखो कि इस अपॉर्चुनिटी में, इस मौके में, जब कहीं पर किसी को कोई अवसर नहीं मिल रहा, वहां ऐसा मैं क्या कर सकता हूं कि जो मुझे अवसर मिल जाए, मुझे मौका मिल जाए, मैं ऐसा क्या औरों से अलग कर सकता हूं जो दूसरे नहीं कर रहे और मैं कर रहा हूं। वरना हाथ पर हाथ धरे रहने से, वरना इसे सपना देख लेने से कि हम इतना बड़ा रिवोल्यूशन खड़ा कर देंगे, ये सपना पूरा नहीं होगा। मैं भी घर जाकर बैठ जाता कि नहीं यार, मैंने बहुत प्रयास किया, नहीं हो रहा है, अब क्या करना है? सुबह कार्यक्रम हो तो गया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई थी, प्रेस क्लब में सिग्नेचर कैंपेन हो गया था, घर चले जाए। नहीं भाई, मेरे साथी आए हैं, अलग अलग राज्यों से आए, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें अपना मानता हूं। और जब तुम किसी को अपना मानते हो तो तुम्हें बोलने की जरूरत ना पड़े कि मेरा अपना है, तुम्हारे एक्शन से पता चल जाना चाहिए कि हाँ वाकई ये व्यक्ति अपना है, और वो एक्शन ही दिख जाए, और कुछ दिखाने की जरूरत है। जब आप इस नियत के साथ, इस सोच के साथ काम करोगे कि जो मेरे अपने हैं, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो जाए, मुझे उन्हें भी आगे बढ़ाना है, अपनी ग्रोथ की भी बात करनी है, अपनी तरक्की की बात करनी है, उनकी समस्या के समाधान करने हैं। आप समाधान कर पाओ ना कर पाओ, कम से कम आप उनका प्यार, उनका विश्वास जीत पाओगे। और सबसे बड़ी कमाई यही है साहब। पैसा इतनी बड़ी कमाई नहीं है, मैंने पैसा नहीं कमाया ज्यादा, लेकिन मैंने ऐसे लोग कमाए जो आज मेरा कोई भी काम रुकता नहीं है साहब, कोई भी काम नहीं रुकता। ये हॉल लिया तो पैसे लगे होंगे ना, प्रेस क्लब किया तो पैसे लगे होंगे, मीडिया वाले भी कुछ चाय पानी का खर्चा लेंगे ना भाई, ऐसे कौन आता है आज की डेट में? लेकिन हमें पता नहीं कहां से हो रहा है, बस हो रहा है, नियति करा रही है, सिस्टम बन गया है। आप जैसे भाई बंदे बहुत सारे जो सपोर्ट करते हैं, कई साथी वॉलंटियर, वो कहते हैं कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं भाई, तुम्हारा इतना ही कंट्रीब्यूशन काफी है, तुम यहाँ हो बस। मैंने कहा ना तुमसे कुछ लिया जाए ना तुम्हें कुछ दिया जाए, स्वेच्छा से जो क्रांति में जिसको लगता है क्रांति मेरी है वो लड़े, जिसके पास जितने संसाधन है वो लगा दे, सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि हमारा मुद्दा सही है। जैसा अभी कई साथियों ने कहा, संजय जी ने भी कहा और भी वक्ताओं ने कहा, हमारे मुद्दे में एक जान है, क्योंकि एक प्योरिटी है, एक पवित्रता है। इस मुद्दे की पवित्रता ही शायद हमारी सफलता का बड़ा राज है। इस पवित्रता को कायम रखना। देखो, कल मैं रहूं ना रहूं, तुम यहां मेरे साथ रहो ना रहो, तुम कहीं भी काम करो, बस मेरा ये संदेश याद रखना, अपनी नीयत खराब मत करो। जिसकी नीयत खराब हो गई ना साहब, उसकी सब कुछ खराब हो जाता है। नियत खराब मत करना, किसी के दूसरे के पैसे पर, दूसरे के चीजों पर गलत नियत नहीं रखना। वैसे ही रिस्पेक्ट करना उसकी चीजों की जैसे अपनी चीजों की रिस्पेक्ट करते हो। और जब ऐसा करोगे तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि व्यक्ति भले पैसे वाला हो ना हो, भले ही ज्यादा अच्छा दिखता हो ना दिखता हो, भले ज्यादा पढ़ा लिखा हो ना पढ़ा लिखा हो, एक अच्छा इंसान है। और ये सबसे बड़ी चीज यही है, एक अच्छा इंसान बनना। ठीक है, आज परिस्थितियां फेवरेबल नहीं है, कई लोग कर्जे में हैं, कई लोग परेशान हैं, परिस्थिति एक जैसी नहीं रहती। मैंने देखा अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव। मैंने बताया ना, अभी एक वीडियो बनाई थी मैंने, किसी ने मुझसे पूछा कि साहब आपने कर्जे से बाहर निकलने के 20 तरह की ट्रेनिंग दी। मैंने वो ट्रेनिंग अटेंड करी। ट्रेनिंग अटेंड करते समय ये लगा कि कोई व्यक्ति अपना जीवन का अनुभव बता रहा है। सच्चाई बता रहा हूं, मेरा ये अनुभव। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि मैं कर्जे की दलदल में फंस चुका था, बहुत बुरी स्थिति। और तब एक अच्छे इंसान का दर्द मैं समझ पाया, क्योंकि मैं उस फेज में था। अच्छे इंसान को सबसे बड़ा दर्द पता है क्या है? जब आप पैसा देना चाहते हो, मांगने वाला खड़ा और आपके पास है नहीं। सब इससे बड़ा दुख नहीं हो सकता। जब आपका घर, आपकी गाड़ी आपके सामने खींची जा रही है और आपको पता है कि आज अगर थोड़ा सा समय मिल जाता या थोड़ा सा पैसा होता तो शायद मैं बचा लेता। वो दुख कोई तब महसूस नहीं कर पाएगा जब तक उसके साथ बीतेगी नहीं। मैंने वो फेज देखा जीवन का, मैं उससे निकल के आया, तो मैंने तय किया कि नहीं यार,
मैं उस मानसिक स्थिति को जानता हूं। लोग कहते हैं जो आत्महत्या कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, मैं भी बोलता हूं गलत कर रहे हैं, लेकिन आप उनकी परिस्थिति भी समझो। कितना दबाव होता है अच्छे इंसान के साथ। सबसे बड़ी दिक्कत है अगर मानो आप बेईमान हो, फर्क नहीं पड़ता भाई, बेईमान हो मोटी चमड़ी का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 बार आएगा मांगने, वो 4 बार मना कर देगा। लेकिन जो ईमानदार है, जो अच्छा इंसान है, उससे मना नहीं होता। वो शर्माने लगता है, वो झिझकने लगता है, वो मिलना बंद कर देता है, फोन उठाना बंद कर देता है। और इससे क्या होता है, वो एक मानसिक तनाव में, अवसाद में चला जाता है, नेगेटिविटी में चला जाता है। और उससे निकलेगा कैसे? ट्रेनिंग रेंज तो बात की बात है। सबसे पहली चीज है बात करो उससे। मैं कैसे निकला? क्योंकि मुझे एक व्यक्ति मिला जिसने उससे बात करनी शुरू की, जिन्हें मैं आज अपना गुरु मानता हूं, मेंटर है मेरे। भले ही वो आईआईटी के प्रोफेसर हैं, लेकिन मैं आईआईटी नहीं गया, लेकिन उन्होंने बात करनी शुरू की। कोई बात नहीं बेटा, कई बार परिस्थितियां होती हैं। बात करते 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 उन्होंने अपने जीवन के अनुभव बताने शुरू। और मुझे लगा कि सबसे बड़ी समस्या तो यही थी कि मैं चुप हो गया था, मैं बोलता नहीं था, मैं बात नहीं करता था, क्योंकि इरिटेशन होती है यार, क्या क्यों टाइम पास कर रहे हो भाई, मेरे को सोचने दो ना। फिर पैसे के नियम नहीं पता थे, मनी मैनेजमेंट नहीं मालूम था, पैसा कमा लिया था लेकिन पैसा गवा दिया। लेकिन क्योंकि अपना ही पैसा कमाया था, तो जो मैं बार बार बोलता हूं और सच्चाई है, अगर किसी व्यक्ति ने अपने बलबूते एक बार 1 करोड़ रुपए कमा लिए, तो साहब आप उसे कबीला कर देना, थोड़े दिन बाद देखोगे आप वो फिर कमा लेंगे। ये सच्चाई है। बस उस समय होता है थोड़ा सा नेगेटिविटी का समय है, उस समय में अगर आपने बात कर ली, जैसे भी हमारे कोई साथी जिन्होंने बताया, रेलवे ट्रैक पर बंदा बैठा हुआ था, मरने जा रहा था रेलवे ट्रैक पर, फोन आ गया, साहब मरने जा रहा हूं। उस समय उससे बात करनी शुरू करी, उसको समझाया, आधा पौना घंटा लगता है, क्योंकि उस मानसिक स्थिति से बाहर लाने में समय लगता है। लेकिन जब बाहर आ गया, आज जो हमारा वॉलंटियर आज कहता है बताओ किसको मारना है, मैं तो मरूंगा। क्या क्या दिया उसको? कोई समस्या का समाधान नहीं हो गया उसका, लेकिन उसमें ताकत आ गई। कोई है जो कह रहा है कि हाँ वाकई तेरे साथ मैं खड़ा हूं, और हमने कुछ किया कि नहीं किया, हमने एक अच्छा काम किया। हमने एक तो उन सब लोगों को यह एहसास कराया कि कोई तुम्हारी लड़ाई लड़े ना लड़े, मैं लड़ूंगा। दूसरों ने बताया कि तुम कर्जे की दलदल में फंसे, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, इसके लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं। पहले तो व्यक्ति क्या सोच रहा था पता है, यार मैं कर्जे की दलदल में फंसा, गलती मेरी। अच्छा घर वाले बोल रहे तेरी गलती, तूने ऐसा क्यों करा, तूने व्यापार ऐसा क्यों करा, तूने काम धंधा ऐसा क्यों करा, तूने ये क्यों करा, तूने वो क्यों करा। अच्छा वो भी सोच रहा हाँ मेरी गलती है। जब उसे बताया गया कि तुम कर्जे की दलदल में कब फंसे सोचो, तो उसने देखा है कब फंसे, नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन। अरे हम बात तो सही कह रहे हैं, नोटबंदी से पहले तो ठीक चल रहा था, तब दिक्कत आनी शुरू हुई। कुछ लोगों ने कहा नहीं जीएसटी के बाद, जीएसटी से पहले ठीक चल रहा था, जीएसटी के बाद दिक्कत आनी शुरू हुई। कई लोगों ने कहा हाँ ये लॉकडाउन जो लगाएंगे ना, इस लॉकडाउन के बाद दिक्कत आनी शुरू, उससे पहले ठीक चल रहा था। फिर उनसे बोला गया कि नोटबंदी तुमने करी ना, जीएसटी तुमने लगाया ना, लॉकडाउन तुमने लगाया, जब कोई काम तुमने किया ही नहीं तो सजा तुम्हें क्यों मिली, तुम दोषी कैसे। तुरंत वो चक्षु खुल गए, तुरंत बिजली पहुंची यहां पर, यार बात तो ठीक कर रहे हैं आदमी। और अगर तुमने कोई क्राइम नहीं किया तो सजा तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को क्यों मिले भाई। इतनी सी बात थी, मुझे नहीं मालूम और शायद तुम्हें भी नहीं मालूम। हमारे और तुम्हारे इन छोटे छोटे शब्दों ने ना जाने कितने लोगों को मरने से बचाया है, ना जाने कितने लोग आज जिंदा हैं। और सोचिए आप किसी भी धर्म को मानते हो या नास्तिक भी हो, ये तो मानते हो कि किसी के जीवन को बचाने से ज्यादा पुण्य काम कोई नहीं हो सकता। वो काम हम कर रहे हैं, वो काम में वॉलंटियर कर रहे हैं। हमें बात बताओ, इस काम के लिए हमें सजा मिलनी चाहिए कि नाम मिलना चाहिए? और हमें सजा दी जा रही है। हमें सड़क पर बैठ करके, मैं देख रहा हूं नाली के पास बैठ करके हमारा वॉलंटियर वो साइन करवा रहा है। उस वॉलंटियर की भी हिम्मत है, और वो जो व्यक्ति आया हुआ है वो साइन करते समय भी नाराज नहीं हो रहा। वो कह रहा भाई साहब कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूं, लेकिन बस हमारे लिए प्रयास कर लेना है। सड़क पर पटरी पर बैठ करके व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है, ये गर्व की बात है। और ये याद रखा जाएगा साहब, ये याद रखा जाएगा। इतिहास ऐसे ही रचे जाते हैं, ऐसे ही इतिहास लिखे जाते हैं। आप लोग भी गवाह रहेंगे इस इतिहास के। और ये बहुत कम लोग हैं, अभी हम गाड़ी में आ रहे थे तो मैं बता रहा था टीम को, ये बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी आंखों से, अपनी आंखों के सामने इतिहास बनते हुए, इतिहास रचते हुए देख भी रहे होते हैं, और वो उस इतिहास का हिस्सा भी होते हैं।
और ये आज की डेट इतिहास हो गई। तुम, सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां जब भी कर्जा मुक्त होगा, कभी तो होगा, ये तो कंफर्म हो गया, सरकार को कर्जा माफ करना पड़ेगा, ये तो श्योर है। समय लग रहा है, लेकिन ये नहीं हो सकता ना हो, ये तो होगा। जब होगा 5 साल बाद, 10 साल बाद, जब भी होगा, तुम्हारे बच्चे, बच्चों के बच्चे, तुम बता पाओगे कि भाई ये जो आज हो रहा है ना, ये हमारी वजह से हो रहा है, क्योंकि हमने जाकर के ये काम शुरू किया। अभी तो 15 लाख हुए, और अभी आपको पता है अगला टारगेट क्या है? 20 करोड़ सिग्नेचर कराने, 20 करोड़। कई लोगों को लग रहा है बहुत इम्प्रैक्टिकल है, नहीं होगा, नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मोहल्ले में, गली में निकल जाना, एक दिन में 1,000 सिग्नेचर होने वाले। साहब बस यही बोलना है कि भाई सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लगी हुई है, उसका समर्थन है तो साइन कर दे। पीआईएल में ये मांगा गया है कि जैसे बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ होता है, वैसे आम व्यापारी का, नौकरी करने वाले का, आम मजदूर का, आम किसान का भी कर्जा माफ होना चाहिए। तो इसका समर्थन करता साइन कर दे। एक व्यक्ति 1,000 साइन कराएगा एक दिन में। देख लेना अभी आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। और सरकार को झुकना पड़ेगा, चाहे वर्तमान सरकार झुकेगी या नई सरकार झुकेगी। नई सरकार लेकर के आएंगे, वो करेगी, वो नहीं करेगी तो मैंने बता दिया। मैंने राजीव जी को उस दिन भी बोला था, मैं बार बार बोलता हूं तुम सबको, तुम में से अगर कोई सांसद विधायक बन गया और उसने जनता की कर्जा मुक्ति के लिए आवाज नहीं उठाई, तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा तो उसका विरोध करेगा। ध्यान रखना भैया, फिर मत कहना गुरु जी आप तो हमारे अपने हो। और राजीव ने तो बता भी दिया कि प्रधानमंत्री अपन होगा तो निकाल के 2 करोड़ लगेंगे, काम भी नहीं करवा। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी पद की गरिमा है। व्यक्ति की कोई गरिमा नहीं होती, उसकी पद की गरिमा। सामने तो अभी प्रधानमंत्री जी ही कहेंगे, बाद में अकेले में मिल लेंगे तो देख लेंगे क्या करना। सच्चाई यही है दोस्तों, ये ऐतिहासिक काम हो रहा है। और पता नहीं क्यों आपको यकीन नहीं होगा, बहुतों का नहीं होता, लोगों को लग रहा है मैं कर रहा हूं, मैं भी नहीं कर रहा। ये काम तो नियति ही कर रही है, ये काम तो प्रकृति अपने आप कर रही है। तो आशीर्वाद मिला हुआ है, कोई है जो ताकत जो इस काम को चला रही है, वरना बिना पैसे, बिना संसाधन इतना सारा काम हो जाए। जितने लोग यहाँ पहुंचे हैं वो उतने लोग पहुंच जाएं। अभी कई पॉलिटिकल पार्टियों के कार्यक्रम होते हैं, आप तो राजनीति को समझने लगे हो। अभी नाम तो नहीं लूंगा किसी पार्टी का, लेकिन कार्यकर्ता को रैली में बुलाने के लिए 1,000 रुपया खर्च हो रहा है एक व्यक्ति को। हाँ, 1,000 रुपया। अब सोचो अगर आज 3,000 ही मान ले, सबसे छोटा नंबर, तो 3,000 इंटू 1,000 है 30 लाख रुपया। भैया हमारे पास तो नहीं है, हमारे पास तो नहीं है देने के लिए। फिर वो कैसे गया? नियति कर रही, कुदरत कर रही। और ऐसे डेडिकेटेड लोग नहीं मिलेंगे कि पुलिस वाला बोल रहा है भाई जाओ, वो फिर भी जाते जाते मुड़ के देख रहा है। एक बस स्टैंड पे वो बस आ गई उसकी, बस छोड़े जा रहा है, छोड़े जा रहा है, छोड़े जा रहा है। दूसरा कह रहे तेरे वहां की तो दिखा रहा, मुझे भी पता है मेरे वहां की थी, लेकिन पुलिस वालों को नहीं पता ना मेरे वहां की, तो मैं खड़ा हूं बस स्टैंड। उसको बस स्टैंड में खड़ा करके इतना फील हो रहा है कि मैं देख पा रहा हूँ मेरे साथी काम कर रहे हैं, तो आधा घंटा वो बस स्टैंड पे खड़ा रहा है, जबकि 4 बजे निकल गई। ये क्या, ये प्रेम ही तो है, और क्या होता है यार? यही तो प्रेम। और प्रेम क्या, बाकी तो सब काम होते रहेंगे, नियति काम कराएगी। आज का जो काम हुआ, जैसा भी वो कहते हैं ना कि जो प्रभु इच्छा होती है वो सबसे बढ़िया होती है। तो ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ। हम लोग प्रयास करेंगे इसको और बेहतर तरीके से करने का। सरकार को भी समझ में आया, और एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यक्रम भी आज आपको पता चला होगा वहां था। पता है आपको? कांग्रेस का कार्यक्रम था वहां, कार्यक्रम नहीं हुआ। हाँ, कार्यक्रम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भाई? उनके पास ऐसे कार्यकर्ता नहीं थे जो सिस्टम लेके खड़े होके फाइल लेके हाँ भाई साइन करके चल रहे। प्रेम कम था। हाँ, प्रेम कम था। हाँ, प्रेम कम था। प्रेम महात्मा, प्रेम परमात्मा है, वो चीज आपको देख के कनेक्ट हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आया था तो पुलिस वाले कह रहे थे कि भाई आपका कार्यक्रम तो अभी भी चालू है, और वो दूसरे वालों का कार्यक्रम था वो तो आए नहीं, वो लोग तो डर के मारे। मैंने कहा वो डर गए तो अब देख लो, ये तभी जनता ने उनका ये हाल कर रखा है कि वो पुलिस वालों को देख के डर जाते हैं। तो कहते नहीं आपके लोग डर नहीं रहे थे, और वो तो पुलिस वालों से बात कर रहे थे, और 2-4 पुलिस वाले भी ऐसे थे जिन्होंने कहा कि आप मुझी अच्छी है आपकी, और बाद में अकेले पूछ रहे थे फॉर्म कैसे भरा जाता है इसका। तो अभी बात सही है, जैसे वो मैडम आई
और कोई भी पुलिस वाला, अधिकारी, पत्रकार ये नहीं बोलेगा मेरे ऊपर कर्जा है। वो क्या बोलेगा? मेरी जान पहचान में कोई है, फॉर्म का लिख दे देना जरा, मैं फॉर्म भरवा दे। हाँ, कोई बात नहीं, आपने भी ये नहीं बोलना मुझे पता है किसको चाहिए। हमारे कई कार्यकर्ता बड़े चालू है। हाँ हाँ मुझे पता है, तेरे चाचा पे होगा ना कर्जा। चलो तुझे कैसा लगा? तो मैंने भी यही कह के फॉर्म भरा था। नहीं, वहां से बात सही है, मजाक अपनी जगह, लेकिन कर्जा एक ऐसी बीमारी है कि ना कहा जाए ना सहा जाए। ये बात सही है। किसको बताए दर्द अपना जाए? कौन सुनेगा? मुझसे किसी ने कहा कि सर हम कर्जे वालों की ज्यादा मदद नहीं कर पा रहे, ठीक है, हमने अब PIL भी लगा दी है, उनकी कॉल भी अटेंड कर रहे हैं, ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, लेकिन उन्हें इमीडिएट रिलीफ चाहिए। और कई लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि आप रिलीफ नहीं करोगे तो हम आपका साथ छोड़ देंगे। मैंने उनको बोला भाई देखो, हम सरकार में तो हैं ना, मैं सांसद हूं ना मैं विधायक हूं, ना मेरे लोग सांसद विधायक हैं, हमसे जितना बड़बड़ रहे कर रहे हैं, और अगर फिर भी उसे लग रहा है हमसे बेहतर कोई कर सकता, वहां चला जा। उसने बात करके ऐसे बोल दिया कि भाई तू छोड़ना चाहता छोड़ दे, कहीं और चला जा। करा मजबूरी तो यही है, जाऊं कहां? कर भी तो कोई नहीं रहा, कर तो तुम ही रहे हो। तो भाई कहना नहीं चाहिए, लेकिन हम तो एक ऐसी मजबूरी भी बन गए हैं कि वो हमें गाली भी दे रहा है, कुछ नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, लेकिन मजबूरी क्या है? जाएगा क्या? उसको पता है कि लड़ाई को यही लड़ रहे हैं, कोई और लड़ाई नहीं लड़ रहा। और कोई और लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहा है या नहीं लड़ेगा, इसका एक बड़ा कारण है लड़ाई त्याग मांगती है। आज आप लोग यहाँ आए, कई लोग हैं जिनको 2-2 दिन लग गए साहब घर से निकले हुए हैं। जैसे अभी राजेश ने कहा रात को हम सोए नहीं के साथी, हरप्रीत जी तो भी आए हैं, आपको पता है थाने में बैठे हुए हैं, जिन कपड़ों में करते उन्हीं कपड़ों में है अभी तक। अब कई साथी हैं तो परेशान है, और उनका दोष क्या? हरप्रीत जी ने क्या गुनाह किया? बस ये कि PIL लगाने की सारी प्रक्रिया वो कर रहे थे, तो उन्हें लगा कि इनको पकड़ लेंगे तो कल PIL नहीं लगेगी। अबे भाई मैं पॉलिटिकल ट्रेनर हूं, मैं राजनेताओं को ट्रेनिंग देता हूं। मैंने हरप्रीत जी को आगे जरूर रखा था, लेकिन हरप्रीत जी के पीछे पूरी टीम लगा रखी थी। हरप्रीत जी अंदर गया, वो जाके कोर्ट में जाके PIL में गया। और मैं मैसेज लिखा, मेरे फोन में आया, कह रहे हरप्रीत जी ने मैसेज भेजा, सर एक बढ़िया काम हुआ। रात को लगभग 2:30 बजे मैसेज आया। मैंने क्या हुआ? कह रहे इन सबको लग रहा है यही खास है। मैंने कुछ तो खास हुई कर नहीं, अच्छी बात है, इनको यही लगना तो नहीं खास। क्योंकि अगर उन्हें लगता कि खास मैं हूं तो वो मुझे डरते या राजीव को डर देते। उन्हें लगा नहीं PIL यही लगा रहा है, यानी यही बंदा, मैंने इसको धर लो, ये नहीं होगा तो वहां कार्यक्रम नहीं होगा। तो मैंने उनको ये बोला आप यही बोलो, और नीरज जी को बोला कि नीरज जी यही बोलना, यही खास है, ये हमारे चीफ गेस्ट है, अगर कल ये नहीं हो तो कार्यक्रम नहीं होगा। अच्छा, जितनी बार बोले उतनी बार पुलिस वाला खुश हो जाएगा, अरे वाह मैंने सही बंदा पकड़ लिया। और मैंने कहा इनको जब तक कार्यक्रम खत्म हो यही बोलते रहो ना, यही मेन है। हो सकता है बोल दिया कभी ये मेन नहीं है, मेन तो वहां कार्यक्रम चल रहा है। अब ये करना पड़ता है भाई, राजनीति में इतना तो करना पड़ेगा ना, वरना तो आज हमारी PIL लगती। तो हमारी PIL इसलिए लग पाई क्योंकि एक टीम बना रखी है, सिस्टम बना रखा है। बैकेंड पर आपको पता भी नहीं चला कि प्रेस क्लब भी बुक कर दिया हमने, क्योंकि कार्यक्रम की परमिशन कैंसिल करी। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ होनी थी, मुकेश जी कहाँ होनी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस? जंतर मंतर पर। प्रेस क्लब वो भी नहीं था। फिर जब देखा कि दिक्कत हो रही है, रात में ही बात की गई, संजय जी को भगाया गया, जाकर के प्रेस क्लब बुक कराया गया कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कम से कम हो जाए, क्योंकि यहाँ तो मीडिया वालों को भी नहीं खड़े होने देंगे, हमें भी नहीं खड़े होने देंगे। प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। फिर जो साथी आए उनसे मिलने के लिए तय किया गया कि जंतर मंतर पर रिक्वेस्ट कर लो, वहीं मिल लेते तो वहीं सभा हो जाती। उन्होंने कहा नहीं होगी। हमने कोई बात नहीं, फिर व्यवस्था करो, जब समस्या आएगी समाधान ढूंढ लेंगे। और मैं तुम्हें बता रहा हूं मैं ये क्यों कर पाता हूं, तुम भी सीख कर जाओ। जीवन में जब भी कोई समस्या आती है, समस्या कुछ देने आती है, लेने नहीं आती। अपॉर्चुनिटी एक अवसर होती है, समस्या के रूप में आती है, बस ये समझ लें। जो समस्या वो एक अवसर है, एक अपॉर्चुनिटी है, समस्या के रूप में है। और कैसी समस्या? जितनी बड़ी समस्या उसके पीछे उतना या उससे बड़ा लाभ छुपा होता है। जितनी बड़ी समस्या होगी उतना बड़ा लाभ उसके पीछे छुपा होगा। तो जीवन में जब भी कोई समस्या आए, घबराना मत, परेशान मत होना, टेंशन में मत आना।
क्या करना? सबसे पहले तो अगर तुम किसी भगवान, खुदा, वाहिगुरु, अल्लाह से मानते हो तो उसको धन्यवाद कर देना। नहीं मानते हो तो नियति का, कुदरत का, जिसको मानते हो उसका धन्यवाद करना कि उसने तुम्हें इस लायक समझा कि तुम इस समस्या को फेस कर सकते हो। क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बना इस धरती पर जिसे ऐसी समस्या दी जाए जिसे वो फेस नहीं कर सकता। समस्या क्या है? उसे लगता है कि मैं नहीं कर पा रहा, लेकिन जिसने दी है, देने वाला जानता है। आज भाई जोरदार तालियां ऐसे नहीं तालियां रुकनी नहीं चाहिए, हमारे टाइम की बातों के लिए लगना चाहिए। जब तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे तो उनकी लड़ाइयों के साथ हो। तैयार है? जनता का कर्जमा, धन्यवाद। और हरप्रीत जी हमारे बीच में आ गए हैं। मैं चाहूंगा एक बार वो अपना वक्तव्य और रखें कि आज क्या बीता, और तुम फिर अपना अनुभव उन्हें बता पाओगे कि उनकी एब्सेंस में। हरप्रीत जी, तुम्हारी टीम ने कोई कमी नहीं छोड़ी, बहुत जबरदस्त काम किया। और अभी हमने गिना लगभग 4,500 से सिग्नेचर ज्यादा हो गए, और अभी उम्मीद है 7,000 सिग्नेचर हो गया। जोरदार तालियां हरप्रीत जी को। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी आपका। मंच पर उपस्थित हमारे सबके गुरु शानवास चौधरी भाई, मैं तहे दिल से जितना शुक्रिया अदा करना चाहूं शायद लफ्ज नहीं होंगे कि वो शुक्रिया कैसे अदा किया जाए। कहां से कहां हमें पहुंचा दिया, कहां से कहां हमें पहुंचा दिया, हमें शायद एहसास भी नहीं है। यकीन मानिए जो शब्द मैं कह रहा हूं, एक एक शब्द जो है वो कितनी सोच समझ के मैं आपके सामने रख रहा हूं कि आपको भी शायद एहसास नहीं है कि आज हम कहां से कहां पहुंच चुके हैं। मंच पर उपस्थित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव सिंह कुशवाहा भारतीय जी, सुरभि श्रीवास्तव भारतीय जी, राहुल पाचा भारतीय जी, संजय जी, मुकेश जी, नीरज देव भारतीय जी, मैं सभी का, पूरे मंच का, हमारी बहन कोमल जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। आप लोगों ने, क्योंकि ठीक है मुझे कल डिटेन किया, और किस तरीके से डिटेन किया मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा। और मंच के साथ में आप सबका, एक एक व्यक्ति का मैं नाम लेना चाहूंगा तो शायद बहुत समय लग जाएगा, और एक्सपीरियंस बताने के लिए भी थोड़ा सा समय चाहिए। तो लेकिन फिर भी मतलब लगभग पहली लाइन के अंदर जो दिख रहे हैं, सलीम जी, नाम उबासी जी, धर्मवीर जी, सभी साथी, लगभग कृष्णन मिश्रा, सभी साथी, एक एक साथी का मैं नाम नहीं ले पाऊंगा। अमन अग्रवाल जी पीछे वीडियो शूट करें, लगभग सभी साथियों को, एक एक साथी का आप ये मानिएगा कि जब मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं तो इंडिविजुअल आपका कर रहा हूं, आप सभी का करिए। कल कहते हैं कि चमत्कार कैसे होते हैं, आज हमने चमत्कार देखा सच में। कल जब हम परमिशन के लिए गए, पहले तो परमिशन के लिए मना हो गया कि परमिशन नहीं मिलेगी, बता दिया होगा, वैसे सब साथियों ने लगभग एक्सप्लेन कर दिया होगा। जब हम पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने गए, हमें पता लगा कि ये वही एसएचओ है जो 8 अगस्त के कार्यक्रम में
8 अगस्त के कार्यक्रम में, रामलीला मैदान के कार्यक्रम में कोई बात नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ कि जो एसएचओ 8 अगस्त के हमारे कार्यक्रम में रामलीला मैदान में थे, वही एसएचओ पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में आ गए। तो मुझे लगा कि ऐसे व्यक्ति जिसने हमें पहले प्रोग्राम में सहयोग किया, तो वो तो हमें जानते ही हैं, हमें सहयोग भी करेंगे। और देखो, उन्होंने सहयोग करने में बिल्कुल भी कमी नहीं छोड़ी। और अब मैं बता दूं कैसे उन्होंने सहयोग किया। उन्होंने, हम लोग पहले डीसीपी 1 के पास गए, डीसीपी 2 के पास गए, डीसीपी 3 के पास गए। डीसीपी 3 से जब मुलाकात हुई तो खड़े खड़े 2 मिनट की मुलाकात हुई। उन्होंने कहा परमिशन रिटर्न में तो नहीं देंगे, दिल्ली में 144 लगी है, रिटर्न में नहीं देंगे, लेकिन मैं बात करूंगा। और जब उन्होंने कहा मैं बात करूंगा, तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने शाम को उनके पीए को फोन किया। मैंने कहा कि डीसीपी साहब ने कहा था कि ऑफिशियल नहीं देंगे, लेकिन बात करूंगा। तो कहते जब डीसीपी साहब ने आपको कह ही दिया, तो फिर कहना क्या रह गया, बात ठीक है, तो फिर परमिशन दी भी नहीं और कार्यक्रम भी करना है। दूसरी तरफ पिक्चर क्रांति चल रही थी, जो मैं कह रहा था कि एसएचओ साहब ने सहयोग कैसे किया। उनको ये लगा, जब मैंने उनको फोन किया तो उनको मैंने बोला कि जैसे हमने 8 अगस्त को कार्यक्रम किया था रामलीला मैदान वाला, हमारा ही प्रोग्राम है। तो उनको समझ में आ गया कि कौन सा प्रोग्राम है। तो जब उनको ये समझ में आया कि कौन सा प्रोग्राम है, जब उनको समझ में आया कि कौन सा प्रोग्राम है, तो उन्होंने क्या किया, वो डीसीपी 1 के पास गए, जो सीनियर अधिकारी थे उनके पास गए। उनको बोला, जैसा कि हमें आभास हो रहा है, कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि एक व्यक्ति जो इस सारे कार्यक्रम का करता रहता है, उस व्यक्ति का मुझे फोन आ गया और उसे उठा लो, बस उसे उठा लो, कार्यक्रम खत्म। अब क्या हुआ, मेरे पास में अभी तुरंत थोड़ी देर बाद फोन आता है घर से कि घर पे पुलिस वाले पहुंच गए। अच्छा, अब घर वाले तो कहते हैं कि किसी किसी का दिल मजबूत होता है, किसी का कमजोर होता है। अब हमारी माता जी थोड़ा सा कमजोर दिल रखती है, तो पिताजी ने जब बोला तो माता जी कहती है, अरे क्या क्या पंगा डाल दिया। मैंने कहा कुछ नहीं डाला, चिंता नहीं करो। तभी थोड़ी देर के बाद में एसएचओ का फोन आया कि जी आप जो है मेहरौली थाने आ जाइए, हमें कुछ बात करनी है 5 मिनट के लिए। तो मुझे लगा साधारण सी बात है, जाएंगे, 5 मिनट बात होगी, 7 मिनट बात होगी, 10 मिनट बात होगी, कुछ इंक्वायरी हो सकती है। दोबारा फोन आया, लगभग 6-7 बारी फोन, लगभग 9 बजे निकला, 9-9:15 बजे मैं निकला हूं, तब तक 6-7 बारी कॉल आ चुका। उसके बाद में जो हम एसएचओ के साथ पहुंचे, एसएचओ साहब बोलते आपने कोई कंप्लेंट करी है, आपने कोई कंप्लेंट करी है। मैं कहती मेरी तो कोई कंप्लेंट नहीं है। तो उनको भी पूरी कहानी पता नहीं थी। वायरलेस पे सिर्फ ये दिया था कि ये फोन नंबर है, इस फोन नंबर से कॉल आया है, किस व्यक्ति का है, कौन है, इस व्यक्ति को पहचान लो और उठवा लो, कार्यक्रम फ्लॉप हो जाएगा। यही मेन मुद्दा है। तो कल उन्होंने बुलाया, बिठाया, और कल से लेकर अभी तक का एक्सपीरियंस आपको बता देता हूँ। आप में से अधिकतर साथी जवाई तो बन चुके होंगे। तो जवाई की जितनी सेवा होती है ना, उससे कम नहीं थी। साथ है तो बताएंगे सरवाले को साथ में, इनको बोला नीरज जी को उन्होंने कि आप चले जाइए। उन्होंने कहा देखिए मैं साथ छोड़ के नहीं जाऊँ। और ये बाकी ये एक मजबूत लीडर की पहचान है। ये उस वक्त में, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर अकेला होगा तो थोड़ी देर के बाद में वो सोचेगा कि मुझे क्या करना है, किसी परेशानी में फंस गया, किससे बात करूं। जब एक से भले दो हो जाते हैं तो आप कितनी भी बड़ी समस्या में हो, आपको पता भी नहीं चलता। लगभग 18-19 घंटे हम वहां पर रहे। कल शाम को डिनर किया था नीरज, एसीपी साहब आए, एसएचओ के बाद में एसीपी साहब आए, अरे सर चाय पीजिए और बिस्किट। सोचिए, आप इमेजिन करके देखिए, आपके सामने एसीपी साहब बैठे हैं और बोले चाय पीजिए और बिस्किट खाइए, अपने हाथ से प्लेट सर्व कर रहे हैं। यानी कि जो बात मैंने शुरू की, आप सबका एक व्यक्ति का कद कितना बड़ा हो चुका है, ये आपको तब एहसास होगा जिस दिन आपके साथ ऐसा कोई वाकया हो। लेकिन
डरने की, घबराने की, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको रिगार्ड, सम्मान, शायद मौजूदा नेताओं की बात करें तो भाजपा के नेताओं से भी ज्यादा सम्मान हमारे साथियों को है। ऐसा मैंने क्यों कहा? ऐसा मैंने क्यों कहा? इसका कारण है, इसका सबसे बड़ा कारण है, हम शिष्य हैं गुरुजी। तो शिष्य वो होता है जो गुरुजी ने सिखाया उसमें 2 हाथ आगे जाए, छलांग लगाए 2 हाथ आगे और दिखाए कि हाँ हम कर सकते। जब हम वहां पे एसएचओ ने अपने सवाल किए, एसएचओ के साथ बाद में एसीपी भी आया, और अभी जब हम लास्ट में मीटिंग खत्म करके आए, मैं वो एक वक्तव्य आपको बता देता हूँ कि बात ज्यादा लंबी हो जाएगी। एसएचओ को हमने लास्ट में जब उसने बोला कि मैं तो सिर्फ ये सोच रहा था कि आपसे मिलकर के आपको भेजूंगी, मतलब वो ऑलरेडी डिसाइड कर चुके थे कि छोड़ना है, लेकिन मैंने इसलिए रोक रखा था कि मैं किसी काम से गया था और मैं आ करके आपसे सामने मिल करके हाथ मिला करके आपसे मिला हूं, और ये बहुत बड़ी चीज है। लास्ट में मैंने उनसे क्या कहा, मैंने कहा आपके पास अलग अलग तरीके के लोग आते हैं जिनका कद आप बड़ा करने में मदद करते हैं, कुछ खराब भी आते होंगे, कुछ अच्छे भी आते होंगे, लेकिन अगर आप किसी अच्छे व्यक्ति की मदद करते हैं उसका कद बड़ा करने में, तो यकीन मानिए आप कई लोगों का, कई 100, कई 1000, कई लाखों लोगों का जो वो भला करने वाला है उसका पुण्य भी आपको मिलने वाला है। इस बात को एसएचओ साहब ने सराहा, और उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग जो काम कर रहे हैं सही मायने में इंसानियत का काम, बहुत अच्छा काम, यही वो काम है जो एक्चुअल में हर नेता को, देश के हर नेता को जिम्मेदारी लेते हुए करना चाहिए। लेकिन अफसोस, दुर्भाग्य की बात है कि आज तक हमारे देश की राजनीति में ऐसे नेता नहीं आए, और आप आ रहे हैं तो हम दिल खोल कर आपका स्वागत करेंगे और आपका सपोर्ट करेंगे। चाहूंगा कि आज मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। बाकी फिर भी जो एक्सपीरियंस से रिलेटेड कुछ बातें आप पूछना चाहेंगे तो मैं अलग से भी, क्योंकि किसी को जरूरत पड़ेगी, अगर किसी को कभी पड़ेगी सबको, तो जब जरूरत पड़ेगी तो उस वक्त के अंदर हमारी टीम में कुछ ऐसे साथी ट्रेन हो जाने चाहिए, ऑलरेडी उनको पता होना चाहिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना। एक चीज और इम्पोर्टेंट चीज बता दूं, कल मैं नॉर्मल पेंट शर्ट, सफारी पेंट शर्ट, कल के पुलिस वालों के बिहेवियर में, और आज मैंने सुबह कुर्ता पजामा ड्राइवर को बोल के मंगवा के सुबह चेंज कर दिया। कल के पुलिस वालों के पूरे लोगों के मिलने के एटीट्यूड में और आज के एटीट्यूड में, आज सुबह से नेताजी 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 यानी कि आपको, हमको, कल मैंने गलती से सोचा कि चलो आज ना ड्राइविंग के पैसे बचाओ, और ड्राइविंग के पैसे ज्यादा भारी पड़ गए, तो इसलिए हमें अपनी यूनिफॉर्म पे, ड्रेस पे, मुझसे भी जो गलती हुई, लेकिन गलती का फायदा ही हुआ, तो उन्होंने मुझे मेन कल्प्रिट सोचा कि यही व्यक्ति, इसको धर लेंगे तो कार्यक्रम फ्लॉप हो जाएगा। फिर उन्होंने काफी दबाव बनाया, अलग अलग तरीके से दबाव, बात कर रहे थे, मतलब उनको पहले तो पहचान नहीं होती एक बार नहीं कि कौन व्यक्ति क्या है, किसी के चेहरे पर तो नहीं लिखा हो। तो जब उनको थोड़ी देर बाद एहसास हुआ कि ये व्यक्ति बिल्कुल जेन्युइन व्यक्ति है, जेन्युइन काम कर रहे हैं, तो उसके बाद उन्होंने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बातचीत करी और पूरी तरीके से हमारा सहयोग। मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। अनमोल रत्न, मैं आप सभी को प्रणाम और धन्यवाद देता हूँ कि जब हम लोग 18 घंटा लॉकअप में रहे, थाने में रहे, जेल में रहे, यानी समझिए पुलिस के कब्जे में थे, तो ये एहसास ही नहीं हुआ कि हम 18 घंटा हमारा कैसे बीत गया। और जैसे हरप्रीत जी बताए कि सरकारी दमाद बन गए थे, वो पूरी फीलिंग आ रही, उसमें कोई कमी नहीं। ऐसे आ रही मैं बताना चाहूंगा, जब से गए तब से लेकर के आने तक वॉशरूम जा रहे हैं, ये पुलिस वाले पीछे
भागना चाहिए मतलब कोई कमी ना हो। हर 5 मिनट पे 10 मिनट पे हर 10 मिनट पे सर पानी लेंगे क्या, चाय लेंगे क्या, कुछ मंगाऊं क्या, बिस्किट चाय फल, इतना तो हमको लगता था कि ठीक है सर वही रह जाते हैं। लक्ष्मी नगर में कम से कम 2 किलोमीटर पैदल जाकर तो चाय पीना पड़ता है, खाना खाना पड़ता है सर। यह सब बिना मंगाए यानी पूछ के जबरदस्ती सर कुछ खा लो सर और ले लो थोड़ी सी, यानी इतनी बढ़िया से सेवा हुआ। ये लग रहा था कि हम इतना एक्चुअल में हम और हरप्रीत जी आते वक्त बात के जितना हमें रिस्पेक्ट दिया गया, जितना हमें तवज्जो दिया, उतने बड़े है नहीं। सच्चाई जो है मैं अपनी सच्चाई बता रहा हूँ, बट उन्होंने जो हमें इतना रिस्पेक्ट, इतनी जो हमें मान स्वागत किया, ये सब गुरु जी की वजह से हुआ। और 2-3 लाइन में इसमें कहना चाहूंगा कि जब एसएचओ साहब से मेरी बात हो रही थी, हम दोनों की बात हो रही थी, तो वो जाने के बाद थोड़ी देर बात हुआ तो बोले कि आप लोग बाहर जाइए और आपस में बात करते हैं, फिर आपको बताते हैं 5 मिनट के बाद। हम हरप्रीत जी बाहर निकले, आपस में बात की और क्या बात की मुझे नहीं मालूम। फिर क्या कहते हैं, हाँ जब बोले कि बाहर जाइए 5 मिनट आपको बुलाते हैं, जब हम लोग निकलने लगे तो एसएचओ साहब बोले कि ऐसा कीजिए, बोले हमसे पूछ लीजिए आपका नाम क्या हुआ, आप कहाँ रहते हैं। फिर बोले ऐसा कीजिए कि आप निकल जाइए और इनको छोड़ दीजिए हरप्रीत जी। और मैंने उस समय कहा था मैं छोड़ूंगा नहीं, हमारे साथ हैं और हम दोनों साथ ही रहेंगे, हम जाने वाले नहीं हैं। मैंने आप चले जाइए कोई दिक्कत नहीं, बोले हम जाएंगे नहीं। और बाहर निकले, उसके बाद बाहर निकले तो मुझे सूचना जिस काम के लिए मुझे भेजा गया तो वो काम मैंने करने लगा तुरंत। तो सर से बात हुई तो तब तक उधर से हरप्रीत जी आए, हरप्रीत जी बोले नीरज चौकी चलना है। उधर से पुलिस वाले दौड़े तो भागते भागते उन्हें लगा कि ये लोग कहीं भाग न जाए, उन्हें शुरू में यही लगा भाग न जाए। बोले भाई कहीं जाने का नहीं है, गाड़ी में बैठे, फिर वहां ले गए। वहां जाने के बाद एसीपी साहब आए, चाय नाश्ता। लेकिन एक चीज सर मैं बोलना चाहूंगा कि एसएचओ हो एसीपी हो, सबने एक चीज कही कि आप लोग काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपकी टाइमिंग बहुत खराब है। टाइमिंग खराब हो चुकी है कि सीए सब स्टार्ट हो चुका है, लागू हुआ है। इसी को लेकर आज जो हमारा कार्यक्रम था वो इसीलिए मना हो गया कि सीए लागू, और इसीलिए हमें गिरफ्तार किया गया, हमें बुलाया गया और हमें 18 घंटा जो रखा। और एसीपी साहब बोले कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और दिल्ली में हमको लगता है कि दिल्ली में कभी दूध पीते नहीं थे रात में, और रात में खाना खाने के बाद दूध एक गिलास पीने के लिए। मुझे अच्छा लगा जमाई की तरफ। तो बाकी बहुत कुछ सीखने को भी मिला, कैसे बात करना है, क्या एटीट्यूड में बात करना है, बैठना कैसे है। और जब भी आए तो नेताजी कैसे हैं, ठीक है। यानी जब से गए तब से और आने तक सिर्फ और सिर्फ हमारी चर्चा होना चल रही थी, एक दूसरे से, एक दूसरे पुलिस वाले, एक दूसरे अधिकारी, जिधर जाओ उधर सर इधर बैठ जाइए ना। अरे घर से फोन है बांटवाने के लिए भी तो सर इधर बैठ जाइए ना, अरे यार बात तो करने दो, मतलब कोई दिक्कत ना हो। ये भी और थोड़ा नजर भी रखने के लिए ये भी होता है कि खाने में तो थोड़ा नजर तो रखेंगे। बाकी बहुत अच्छा रहा और इतने जल्दी छूट गए। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि हम दोनों 18 घंटा बिताए। इस हरप्रीत की बताया कि यदि आपको कहीं अकेले घंटा बंद कर दिया जाए किसी के कंस्ट्रक्शन या किसी के अधिकार नीचे, लगेगा कि 1 घंटा कैसे बीतेगा काटना बड़ी मुश्किल होता है। जब हम दोनों 18 घंटा तक पता ही नहीं चला कि कैसे बीत गया। तो जब भी हम तो हरप्रीत जी बोल रहे थे अब ऐसा कभी होगा तो 2 लोग ने 4 लोग चले। इसलिए सामने वाले जल्दी छोड़ भी थे और समय कैसे कटे पता भी न चले। गपशप करते रहेंगे और मजा आएगा। और रात में ये तो नहीं बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे कि मच्छर नहीं काटा, 2-4 मच्छर नहीं काटा था। बाकी ठीक ठाक रहा और आगे कृपा रही तो जरूर आना जाना लगा रहेगा। कार्यक्रम एक पहुंच बनता है सर। एसीपी और एसएचओ बाय नेम बाय फेस जाने के बाद हाथ मिलाना, खुशी से खड़े होना बहुत बड़ी बात है सर। देख रहे हैं वहाँ डबल स्टार वाले सैल्यूट मारे पीछे खड़े होकर, चेयर को बैठने के लिए नहीं मिला, हम जाके एटीट्यूड में बैठे हुए। वो आ रहा खड़े भी नहीं हो रहा, खड़ा क्यों होना भाई, तो नेताजी कहते भी थे नेताजी बताइए कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना। भाई दिक्कत तो है, क्या कमी लगी आपको बताए, कमी भी बताए तो भाई यहाँ पे टॉयलेट साफ नहीं है, यहाँ हैंड वॉश नहीं है, सब कुछ बताए कि इसको ठीक कीजिए। करेंगे बोले यही एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल। यही के बाद वही हकदार है किनारों के जो बदलते बहाव धारों के। हमारे जो क्रांतिकारी भाई हैं ऐसे ही हैं, चट्टान के सामने आकर
हाँ जी चली गई। जो साथी जिनकी ट्रेन वगैरह है वो टाइम से निकल जाए, बाकी सब साथी भी घर पहुंच करके कम से कम लीडर को बता दें कि वो लोग सही सलामत पहुंच गए। जो लीडर अभी रुक रहे हैं दिल्ली में, उनसे हम लोग कल एक बार मुलाकात करने वाले हैं, तो लीडर अपने ग्रुप में बता देंगे कि कौन कौन लीडर वहीं पर रुका हुआ, उनसे हम लोग कल मुलाकात करेंगे, बता देंगे कल कहाँ पर है, आगे की रणनीति आज रात को अगर बनाएंगे तो आज रात को ग्रुप में शेयर कर देंगे, वरना कल शेयर कर देंगे। जल्दी ही सभी नागरिकों